हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग रिवीजन से, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। 20 से 26 फरवरी 2024 तक चलने वाला खजुराहो नृत्य महोत्सव इस बार 50वां संस्करण के साथ शुरू हुआ। 20 फरवरी को ही अभी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। भारतीय वायुसेना ने पोखरण राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। और डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की एक चर्चित पुस्तक आई है, इसको लिखा है प्रोफेसर एस.डी. मुनि ने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शुभमन गिल को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया है लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दी गई है। 10,000 करोड़ से बढ़ा करके यूरोपीय संघ ने लाल सागर के मालवाहक जहाजों को हौती विद्रोहियों से बचाने के लिए ऑपरेशन स्पाइड शुरू किया है। वहीं पीएम मोदी ने अभी संभल उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर श्रीकल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। और साथ ही साथ दोस्तों आज मैं वो कारण भी बताऊंगा जिस वजह से मैं डिजिटल बोर्ड पर अभी तक नहीं आ रहा हूँ काफी दिनों से, और कब आऊंगा ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। इस थीम के साथ 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और उसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, यानी कि मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल एजुकेशन। ओके, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज क्या होता है? आपकी मातृभाषा, जैसे आप जहाँ पर जन्मे हुए हो, जो वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, वैसी मातृभाषा। तो ऐसी भारत में मातृभाषाओं की बात करें ना तो 19,000 से भी ज्यादा है। भारत में 19,000 से ज्यादा मातृभाषा है, बहुत भाषाएं हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कौन बोली जाती है तो आप कहोगे 43.63% लोग हिंदी बोल रहे हैं, वो भी 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। अब तो संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो यूनेस्को के द्वारा इस चीज को पहचानते हुए 1999 से ही यह दिवस की शुरुआत करी गई है। तो आपको इस बार की थीम याद रखना है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब मनाया जाना शुरू हुआ, तो 1999 ध्यान रखना है। क्लियर है? वैसे भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरे नंबर पर मराठी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं फरवरी महीने के, आज कई दिन हो गए हैं तो रिवीजन करेंगे हम लोग। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 फरवरी को विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला HIV जागरूकता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को ही विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, साथ ही साथ 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 12 फरवरी को इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया और 18 फरवरी को अभी मनाया गया था विश्व हेल्थ दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्लियर है ना? तो फरवरी के अभी तक आए ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनकी डिटेल्स भी राइट साइड में लिखी है, तो आप वीडियो पॉज करके उसे रीड कर सकते हो। आगे, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फरवरी 2024 में शशि थरूर जी को, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जाने माने लीडर हैं कांग्रेस पार्टी से, इनको अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा सम्मान मिला है? सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इसे इंग्लिश में कहेंगे, इसे फ्रांसीसी लैंग्वेज में कहेंगे। ठीक है, तो शशि थरूर को ये मिला है। शशि थरूर जी दोस्तों ये नेता, लीडर, ये सब तो हैं ही, साथ ही साथ ये पुस्तकें भी लिखते हैं, ऑथर भी हैं। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं, उनकी पुस्तकें एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। अभी रिसेंट की पुस्तक इनकी आई थी अम्बेडकर ए लाइफ, इसको याद रखना सबसे ज्यादा। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी याद रखना है आपको। पैक्स इंडिका, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये सभी इनकी पुस्तक है। दो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप याद ही रखेंगे। आगे,
ये कुछ और दोस्तों पुरस्कार और सम्मान है जो अभी पिछले दिनों में दिए गए हैं, क्विकली रिवीजन कर लो। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो दिया गया अभी शशि थरूर को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार एस सोमनाथ जी को दिया गया जो कि इसरो के चीफ हैं। नीमहंस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल शर्मा को मिला। और इस बार 5 विभूतियों को, पहली बार भारत के इतिहास में 5 लोगों को एक साथ दिया गया भारत रत्न। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, जिनमें 4 को मरणोपरांत और सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी को जीवंत व्यक्ति के रूप में चुना गया। रंजन गोगोई जो कि पूर्व भारतीय चीफ जस्टिस रह चुके हैं, 46वें ये चीफ जस्टिस थे भारत के, इनको असम वैभव रत्न दिया गया। प्रोफेसर एनरियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार। और अली अबू अव्वाद को और डेनियल बरेनबोइम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक मिला। सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज मेडल मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पॉल लिंच सबसे इंपॉर्टेंट 2023 का बुकर पुरस्कार पाए हैं। आगे, हाल ही में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग में कहाँ के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? तो दोस्तों इस बार 9वां रायसीना डायलॉग जो आयोजित हुआ, नई दिल्ली में होता है रायसीना डायलॉग, तो इस नए रायसीना डायलॉग में इस बार ग्रीस के प्रधानमंत्री को दोस्तों इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री इस बार थे चीफ गेस्ट, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है किरियाकोस मितासोताकिस, ठीक है ना, बाकी आप पढ़ लेना। तो ये जो है ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ये इसमें एज ए चीफ गेस्ट इंक्लूड हुए हैं, मतलब शामिल हुए हैं। वैसे 100 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि इसमें आए हुए हैं। इस बार की थीम है चतुरंगा, स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन एंड क्रिएशन। तो ये चतुरंगा है, 4 चीजों पर ज्यादा फोकस है। 2016 से ये प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है, इस बार इसीलिए 9वां संस्करण पड़ता है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसका आयोजन करता है। ये भी एक प्रकार से समझ लो कि दुनिया भर में जो भी बड़ी बड़ी समिट्स होती है ना, वैसे रूप ये भी ले रहा है। बस अंतर ये है कि ये नई दिल्ली में ही हर बार आयोजित होता है, ठीक है ना, भारत ही आयोजित करता है हर बार। आगे, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों गोवा के साथ मिलकर के अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है। एक प्रकार से मोटा मोटा आप समझो कि क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, क्लाइमेट कोड सुधारने को लेकर के गोवा में और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक डील हुई है, जिसमें वर्ल्ड बैंक मदद करेगा गोवा की, जिससे गोवा क्लाइमेट चेंजेस से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ सके, ठीक है। तो गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सके, इसके लिए विश्व बैंक मदद कर रहा है। विश्व बैंक की बात करें तो 1944 में स्थापित हुआ था। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर और अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। गोवा कब कब चर्चे में रहा, इसको देख लीजिए। तो 6 से 9 फरवरी के बीच में भारत ऊर्जा सप्ताह यहाँ पर आयोजित हुआ। 54वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ। राष्ट्रीय खेल 37वां 2023 का ये भी आयोजित हुआ, ध्यान रखना 2023 का, जिसका मस्कट मोगा रखा गया था। यहाँ के जो गवर्नर हैं श्रीधर पिल्ले, इन्होंने 3 पुस्तकें अपनी लॉन्च की। फ्री में IVF ट्रीटमेंट वाला ये पहला राज्य है। गोवा बेबिंका हलवा और गोवा मनकुरा डाम को GI टैग दिया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों में ये टॉप पर रहा और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी छोटे राज्यों में ये टॉप पर रहा। वहीं गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना गोवा सरकार ने लॉन्च करी। गोवा है कहाँ पर? गोवा अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये छोटा सा गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सिर्फ और सिर्फ 2 ही जिले हैं यहाँ पर। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ के CM है, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो नेत्रावली बबलिंग झील है, मायम झील है, अरंबल स्वीट वाटर लेक है। यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। जिलों की संख्या 2 है। विधानसभा में 40 सीट जाती है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट जाती है। हाल ही में कहाँ पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ? तो ये हुआ दोस्तों नेपाल में। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, शांति प्रयास 4। तो नेपाल में आयोजित किया गया है। इसमें कई देश भाग ले रहे हैं, लगभग 19 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, ठीक है ना, बांग्लादेश भी है। ये सभी लोग मिल करके यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो वहाँ के जो PM हैं पुष्प कुमार दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत और नेपाल के बीच में वैसे बात करें तो सूर्य किरण नाम का अभ्यास होता है, ये भी बहुत फेमस है। भारत नेपाल के बीच में होता है लेकिन, और ये वाला मल्टीनेशनल है, यानी इसमें कई देश भाग ले रहे हैं, ठीक है जी। पिछले दिनों में भी कुछ सैन्य अभ्यास हुए थे,
क्विकली रिवीजन करेंगे। अभी मिलन नौसैनिक अभ्यास की बात हुई है, ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये विशाखापत्तनम में भारत में हो रहा है। वायु शक्ति जैसलमेर राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने किया। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर ये नाटो ने किया है बाल्टिक देशों में, और ये लंबा चलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ये सैन्याभ्यास है। साइक्लोन हुआ जिसके बारे में हम लोगों ने कल जिक्र किया था, इसके नीचे हम लोगों ने कल बात की थी, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बाकायदे बिल लाया गया और वो बिल पेश हो गया, पास हो गया, और अब जो है मराठा, जो कि बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था, मराठा आंदोलन आपने सुना भी होगा कई बार रिपोर्ट्स में, ये लाखों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, आंदोलन करते थे। फाइनली वहां की गवर्नमेंट के द्वारा बात मान ली गई है और 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र में मराठा की आबादी 28% है आज के टाइम पर, यानी 28% पॉपुलेशन वहां पर मराठा समुदाय से है, मराठा कम्युनिटी से है। तो उनको अब 10% का आरक्षण दिया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी रोजगारों में, और भी जो ऐसी योजनाएं वगैरह आती हैं उन सब में। तो इसके लिए महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी एक रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया कि 50% की जो लिमिट होती है उससे ऊपर का विस्तार जो है ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु ने ऑलरेडी कर रखा है, हालांकि तमिलनाडु को इससे पहले अपवाद के रूप में रखा गया था, लेकिन अब वो तमिलनाडु का हवाला देते हुए कहे कि वहां पर भी चल रहा है और भी राज्यों में चल रहा है, तो हम भी दे सकते हैं। एक्चुअली में 50% तक की लिमिट रखी गई थी कि इससे ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य जो है वो अपवाद स्वरूप इससे आगे बढ़ करके देना शुरू करें। जैसे मैं अभी की बात करूं तो महाराष्ट्र में कुल आरक्षण अब 72% हो गया है। अब इस 72 में आप समझो कि देखो 52% था, इसमें 10% जुड़ा ईडब्ल्यूएस और 10% अब और जुड़ गया है मराठा, तो अब ये टोटल 72% जो है ये आरक्षण रहेगा, यानी केवल 28% सीटें ही रहेंगी जो जनरल बची रहेंगी। तो 28% कम्युनिटी को 10% आरक्षण दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बन सकता है क्वेश्चन। आगे महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र को आप देखोगे मैप में यहाँ पर है। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं रमेश बैस। लोनार झील का नाम याद रखना क्योंकि ये पिंक लेक के नाम से भी जानी जाती है और इसका रंग जो है वो गुलाबी हो गया था 2019 के आसपास में भी, और अक्सर हो जाता रहता है। इसके अलावा ये 50,000 साल पहले उल्का पिंड के गिरने से बनी थी, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सी झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। शिवसागर लेक है, विहार झील है, वेन्ना झील है, तडोबा नेशनल पार्क है, चंदोबी नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्य जीव अभयारण्य है। भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट ये प्रमुख दर्रे हैं। अभी ये पूछा गया था आरओ एग्जाम में आपसे, ठीक है। लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये लोक नृत्य हैं। जी लोक संख्या 36 है, विधानसभा में 288 सीट, लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 सीट यहाँ से जाती है। दोस्तों अपनी पुस्तक भी आती है, इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, ब्रह्मास्त्र 2023 की करंट अफेयर। ये अमेजन पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर अमेजन पर जाकर के सिंपली आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आप रेलवे या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 2023 का करंट अफेयर आपको जबरदस्त तरीके से तैयार करना है तो इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिल सकती है। तो आपको जनवरी से दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद स्टैटिक जीके। यहाँ पर जो भी रिलेटेड स्टैटिक होता है वो भी आपको बताया गया है हर एक क्वेश्चन में। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो अमेजन पर जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास मिल जाएगी। अगला, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला या कहे कि इस पर सिग्नेचर करने वाला 119वां देश बन गया है माल्टा। माल्टा दोस्तों एक यूरोपीय देश है कह सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि मैप में कहाँ है। तो ये 119वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में साइन करने वाला। अब ध्यान से देखिएगा, पूर्णतः सदस्यता इसने नहीं ग्रहण की है, ये केवल अभी साइन किया है। कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन लिया था जिसमें बताया था कि चिली 95वां सदस्य देश बना है पूर्णतः साइन करने वाला, पूर्णतः ये सदस्यता ग्रहण करने वाला। तो पूर्णतः सदस्यता जो ग्रहण किए हैं उनमें 95 देश हैं, जिनमें 95वां चिली है। लेकिन जो अभी ये सिर्फ हस्ताक्षर किए हुए हैं कि चलो हम भी आपके अलायंस के साथ जुड़ेंगे, तो वो 119 देश अब हो गए हैं माल्टा को लेकर के, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के देश जो हैं उनको कोशिश किया जा रहा है कि कनेक्ट करके एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए
जिससे वहां पर कुछ ऐसे सोलर पैनल्स लगाए जाएं या कहें कि सोलर एनर्जी वहां से प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि अगर भाई भूमध्य रेखा पर है तो वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी आती है सूर्य की। तो वहां से ग्रिड बनाए जाए और पूरे दुनिया को एक ही ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाए। आपको याद होगा ना, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो उसी के तहत ये किया गया है कि जब सबको पूरी दुनिया की जो एनर्जी है, अगर इतना इतना पोटेंशियल तो है ही, अगर सोलर एनर्जी को भरपूर अगर हम लोग लगाएं तो फिर पूरी पृथ्वी जो है वो सोलर एनर्जी से भी चलाई जा सकती है, रीन्यूएबल एनर्जी से चलाई जा सकती है। तो इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। इसको 2015 में COP21 का शिखर सम्मेलन था पेरिस में, वहीं पर भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसको स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। अध्यक्ष अजय माथुर हैं इसके, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन याद रखना। चलिए माल्टा आया, माल्टा मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे इधर यूरोप के साइड, यानी कि वेस्ट साइड में आओगे तो यूरोप में आओगे तो इधर आपको पूछ वाला देश दिख रहा है ना, इटली। इटली पहुंचते ही आप इटली के नीचे आओगे, छोटा सा एक देश है इधर, ये छोटा सा देश माल्टा, यही है माल्टा, इसी की चर्चा हो रही है और यही अभी शामिल हुआ है, ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि मैं पिछले दिनों में कई दिनों में क्यों ये पीपीटी मोड्स में आ रहा हूँ और डिजिटल बोर्ड पर कब आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में जाना था हमको मुंबई और इसमें कई दिनों का गैप था, चाहिए था कि 2 से 3-4 दिनों का भाई लग ही जाएगा, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में, उसके बाद 2-3 दिन वहाँ रुकने में। तो इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि बीच में डिजिटल बोर्ड पर आऊँ उसके बाद फिर से गायब हो जाऊँ, पीपीटी मोड पे आ जाऊँ। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये इवेंट पार हो जाए, उसके बाद आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर पुराने माध्यम में आपके सामने आऊँ और करंट अफेयर आपको डेली पढ़ाऊँ। तो अब मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर आपको ये पीपीटी मोड में मिलता रहेगा और ये मिलेगा आपको लगभग 28-29 तक। उसके बाद से मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित होने का प्रयास पूरा करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतरीन माध्यम से, बेहतरीन इंटरेक्शन के साथ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अभी और वक्त दे दीजिए और उसके बाद चीजें और अच्छी हो जाएंगी। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने किसे चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पिछले दिनों में काफी कंट्रोवर्सी का ये मुद्दा बना था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्पष्ट धांधली दिखाई दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया था। तो यहाँ पर अब मेयर का जो चुनाव है इसका डिसीजन फाइनली सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया गया है। नाम है कुलदीप टीटा। वैसे अमूमन मेयर वगैरह के क्वेश्चन में बताता नहीं हूँ, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बटोरा था और कैंसिल भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नया नियुक्त किया, तो ये मामला अभी गर्म है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो फाइनली चंडीगढ़ के नए मेयर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना दिए गए हैं कुलदीप टीटा, ठीक है। ये पहले सफाई कर्मचारी रह चुके हैं, उसके बाद फिर अब ये मेयर बन गए हैं। पहले ये बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर आम आदमी पार्टी में 2021 में आ गए और अभी ये चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं। क्लियर। आगे, फरवरी 2024 में किस देश ने भारत को 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की। तो दोस्तों, भारत को कर्ज दे रहा है जापान 9 परियोजनाओं के लिए, कितने का, 12,800 करोड़ रुपए का कर्ज दे रहा है। तो इसकी घोषणा हुई है अभी। लगभग समूचे भारत में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा ही। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड आप देख लो, हरियाणा में पर्यावरण अनुकूलन के लिए बहुत सारी परियोजनाओं में ये यूज किया जाएगा। 232.20 अरब येन, या अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,800 करोड़ रुपए ये खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जापान दे रहा है एज ए लोन, मतलब इसको चुकाना भी पड़ेगा। जापान आया है, जापान के बारे में जानो आप। जापान पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चा में रहा। अभी नासा के साथ मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बना, स्लिम मिशन इसने लॉन्च किया। इसके अलावा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण इसने किया, दुनिया का सबसे बड़ा। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप इसे मिला है। अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च किया है, ऐसा करने वाला पहला देश है जापान। अगर मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप इस साइड में देखोगे, पूर्व के साइड में, ईस्ट के साइड में, तब आपको मिलेगा एक देश जापान, ठीक है ना। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के और भी ईस्ट में। अगला, हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता। तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों एलेक्स डॉसन ने। एलेक्स डॉसन, इन्होंने एक तस्वीर खींची है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंकाल दिख रहा है, ये किसका कंकाल है पता है, डायनासोर का नहीं है, ये व्हेल का है।
ठीक है ना। व्हेल मछली का ये कंकाल है और इस फोटो को इन्होंने जाकर के खींचा है समुद्र के नीचे, वो भी ग्रीनलैंड में। बर्फ की चादर ऊपर ये दिख रही है ना, ये बर्फ की चादर है, इसके नीचे जो है समुद्र का पानी, झील का कह सकते हैं एक प्रकार से, तो इसके नीचे ये व्हेल्स की बोन्स है, यानी कि व्हेल्स की हड्डियां हैं। और इस फोटो को इन्होंने खींचा है और इसे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड के रूप में चुना गया है। क्लियर। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था नीमा सरीखानी ने एक अवार्ड जीता था, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का। इन्होंने क्या खींचा था कि एक बर्फीला ऐसा टीला था, उस पर एक भालू सो रहा था, दिखाया था ना मैंने तस्वीर, तो उसके लिए इन्होंने जीता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड। इन्होंने जीता है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्लियर। और ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। वीडियो को कर देना लाइक, ये होगा मेरा अवार्ड। चलिए, तो पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे भेज जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डिटेल में डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो कर सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो कल मैंने पूछा था सीएम लोकप्रियता रेटिंग में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किस स्थान पर है, तो दूसरे पर है। पहला पे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी हैं। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता सिलियन मर्फी ने। आज आपको क्या बताना है, भारतीय संसद ने किस वर्ष 53वें संशोधन अधिनियम को अपनाया। अब थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा। कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई किसके द्वारा। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।